Hi everyone, welcome back. I am Gulzar Ahmed and welcome back to Ikra Online CBSE. So, this is lecture 3 of thermodynamics. बेसिकली हम लोग 4 लेक्चर्स में थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करने वाले हैं और ये हमारा लेक्चर 3 है। ठीक है। लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क, वो क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in expanding in expanding 1 mole 1 mole of a gas 1 mole of a gas 1 mole of a gas by 30 degrees Celsius if gas follows relation if gas follows relation V is proportional to टेम्परेचर का पावर 2/3। इस तरीके से आपका सवाल दे रखा है। गैस जो है इस तरीके से रिलेशन फॉलो करता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर 2/3। हमें निकालना क्या? वर्क डन। चलो, तो वर्क डन निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। वर्क डन निकालने का तरीका क्या है? वर्क डन निकालने का तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ P dV। ठीक है ना? चलो, तो इसी तरीके से निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV। और P को क्या लिख सकते हैं हम लोग? P को लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से प्रेशर को क्या लिखा जा सकता है? प्रेशर को लिखा जा सकता है nRT बाई वॉल्यूम V। आया बस में? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रेशर को nRT बाई वॉल्यूम V इंटू dV। अब देखो n कांस्टेंट है और R कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर बच क्या जाएगा? एन आर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टी बाई वी डी वी। अच्छा, क्या यहाँ पर इंटीग्रेट करना है मुझे? तो इस टी को ना एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, तब सारी चीजें किस में आ जाएंगी? वॉल्यूम के फंक्शन में आ जाएंगी, तो इंटीग्रेट हो पाएंगी। अब देखो इस टी को कैसे लिखूंगा मैं, तो हमें पता है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर 2/3। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? वॉल्यूम पे पावर चढ़ा दे रहा हूँ 3/2। दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू 2/3 टेम्परेचर का पावर 2/3 का पावर 3/2। मैंने क्या किया है? दोनों तरफ पावर जो सेम रेज कर दिया है, 3/2 और 3/2 एंड 3/2। तो आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम का पावर 3/2 इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा टी। तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग ना, वॉल्यूम का पावर 3/2 इज इक्वल टू के इंटू टी। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं क्या बोल दिया, ठीक है ना? या फिर आप ऐसे लिख लो, के टी की जगह पे के इधर लिख लो, फर्क नहीं पड़ता उससे। के इंटू वॉल्यूम का पावर 3/2 इज टी। ठीक है ना? तो टी, यहाँ टी पे टी की वैल्यू डालेंगे हम लोग, एन आर इंटीग्रेशन ऑफ टी बाई वी डी वी। तो टी की वैल्यू क्या है? के वॉल्यूम का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू डी वी। के इज ए कांस्टेंट, के बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा? एन आर। के बाहर आ गया, बच गया यहाँ पर वॉल्यूम का पावर 1/2 डी वी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? एन आर, के जैसे है वैसा ही रहना दो, वॉल्यूम का पावर 1, वॉल्यूम का पावर हाफ डी वी, नॉट 1। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम का पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, वॉल्यूम इनिशियल से वॉल्यूम फाइनल, ये लिमिट हो जाएगा इसका, वॉल्यूम इनिशियल से लेके वॉल्यूम फाइनल। ठीक है, ये लिमिट हो जाएगा। लिमिट डालने से पहले ना थोड़ा दिमाग लगाते हैं हम लोग। एन आर डिवाइडेड बाई 3/2 जैसे है वैसे ही लिख लो। के को अंदर ले लो, के इंटू वॉल्यूम का पावर 3/2, वॉल्यूम इनिशियल से वॉल्यूम फाइनल। के इंटू वॉल्यूम का पावर 3/2 देखा हुआ लग रहा है हमें? देखो यहाँ पर क्या है, ये वॉल्यूम इंटू के इंटू वॉल्यूम का पावर 3/2, ये किसके बराबर है? टेम्परेचर के बराबर। यहाँ पर आप देखो, ठीक है ना, ये और ये आपका इस तरीके से तो लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पर। चलो लिखता हूँ मैं यहाँ पर, तो इसको लिख दिया हमने 2/3 एन आर। क्या लिखना चाहिए मुझे? टेम्परेचर। और कहाँ से कहाँ तक की? अब लिमिट्स चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर इनिशियल से टेम्परेचर फाइनल तक की। ठीक है ना, लिमिट्स की वैल्यू टेम्परेचर में आ जाएगी। तो 2/3 एन आर, ये क्या हो गया? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा टी। तो 2/3 एन आर, ठीक है ना,
डेल्टा टी कितना हमारा दे रखा है क्वेश्चन में देखो डेल्टा टी दे रखा है कि 1 मोल फाइंड अमाउंट एक्सपैंडिंग ए गैस बाय 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। एक्सपैंडिंग ए गैस मतलब गैस को किसी तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ गया, ज्यादा एक्सपैंडिंग की जगह पे लिखना चाहिए मुझे इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, इन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 30 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है। चलो तो अब आ जाते हैं नीचे यहाँ पर। तो डेल्टा टी यहाँ पर आ गया कितना हमारा 30, क्योंकि हमारे हम लोग को टेम्परेचर दे रखा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 × 10⁻30 20 NR आंसर आ जाएगा। और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ गैस, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस of first law of thermodynamics थर्मोडाइनमिक्स। चलिए समझते हैं इस चीज को। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। जो सबसे पहला प्रोसेस है वो हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। चलो तो यहाँ पे 6-7 चीजें पढ़नी है हर चीज के बारे में। तो सबसे पहला चीज जो है उसे हम लोग बोलेंगे कंडीशन। कंडीशन ठीक है ना। कंडीशन क्या है। कंडीशन यहाँ पर ये है वॉल्यूम जो होना चाहिए ये कांस्टेंट होना चाहिए, पहला चीज। उसके बाद दूसरा चीज इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट किसे कहते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं हम लोग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखूं मैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। ध्यान से अगर देखा जाए तो वॉल्यूम को इधर भेज दो एन आर बाई वी इंटू टी। चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एन आर बाई वी कांस्टेंट हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू के टी आपका आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम लोग फिर इसको तीसरे पार्ट में आ जाते हैं, यहाँ यहीं से कई लोग ऐसा भी बोलते हैं देखो P1/T1, P1/T1 किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना, इसलिए P2/T2 के बराबर हो जाएगा। तो कई लोग ऐसा भी लिखते हैं जो कि ट्रू है। ठीक है ना। P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। इसी में तीसरा पार्ट समझ लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या है हमारा, ग्राफ। ग्राफ तो ग्राफ हम लोग बनाते हैं, किस चीज का ग्राफ बनाएंगे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं। तो पी वी ग्राफ अगर बनाते हैं हम लोग, तो वो ग्राफ कैसा आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो वर्टिकल लाइन आएगा। या तो वर्टिकल लाइन या तो एरो नीचे की तरफ होगा या तो एरो ऊपर की तरफ होगा, दिस इज वॉल्यूम। तो आपका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है या फिर ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, वर्टिकल लाइन और एरो ऊपर की तरफ। ठीक है ना। चलो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, वर्क डन। चूंकि आपका वर्क डन कैसे लिखते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। तो ऑब्वियसली ये बताओ पी तो रहेगा ही, डीवी क्या है आपका जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो। तो जब भी आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा आपका जीरो। ऑब्वियसली ये बहुत ही लॉजिकल बात है। क्यों, क्योंकि आपका मान लो ऐसा सोच लो कि कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, ठीक है ना, कोई भी कंटेनर में गैस है इस तरीके से। ठीक है। और इस गैस को मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, मतलब इस पिस्टन को फिक्स्ड कर दिया और इसको हीट कर रहा हूँ मैं। तो जब फिक्स्ड कर दिया तो गैस इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, लेकिन गैस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन इस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चूंकि फिक्स है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी सा चीज कि वर्क डन जीरो हो जाएगा क्योंकि डीवी आपका क्या है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 5 क्या है, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है उसको समझते हैं। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस लिखते हैं, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ा था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को किस तरीके से शो करते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स माइनस डेल्टा वी बाई वी। इसी यहीं से हम लोग का निकल के आता है बल्क मॉड्यूलस। बीटा हमारा क्या है, बल्क मॉड्यूलस। चूंकि यहाँ पर हम लोग हम लोगों ने ये चीज, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज पता है। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ते हैं।
इस चीज को हम लोग बोलते हैं वर्क मॉड्यूलस। ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और ये चीज क्या होता है हमारा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है ना। तो यहाँ से बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी। इस पूरी क्वांटिटी को, कौन सी क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी को देखो ध्यान से, इसको मैंने क्या डेल्टा पी के नीचे ले लिया। ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से आ गया बल्क मॉड्यूलस। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, बल्क मॉड्यूलस को क्या लिखा जा सकता है, bulk modulus beta can be written as delta p whole divided by minus delta v। डेल्टा v का चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर फिक्स है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, डेल्टा v बाई v। तो यहाँ पर न्यू डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, डिनोमिनेटर आपका जीरो हो गया, तो बल्क मॉड्यूलस क्या आ जाएगा आपका, बल्क मॉड्यूलस इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है ना। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, सी को कहते हैं। सी इस केस में किसके बराबर हो जाएगा, सी इस केस में हो जाएगा सीवी के बराबर। ठीक है ना। ये कैसे आया, ऑब्वियसली बता दे रहा हूँ, चलो। जबकि अब ये हम लोगों ने पढ़ा ही है। ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस W होता है। तो Q को क्या लिखते हैं हम लोग, एन सी डेल्टा टी, और डेल्टा U क्या हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी। वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से C किसके बराबर आ जाएगा, C आपका CV के बराबर आ जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना। चलो, इससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं हम लोग। सवाल क्या है कि मान लो ऐसा आपका कोई कंटेनर दे रखा है, लेट अस अज्यूम दिस इज आवर कंटेनर, और यहाँ पर क्या किया है हम लोगों ने, पिस्टन, फिक्स पिस्टन लगाया है, तो वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा आपका, फिक्स्ड पिस्टन। यहाँ पर लगाया हम लोगों ने फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड पिस्टन मतलब वॉल्यूम फिक्स्ड, और इस गैस को क्या किया हम लोगों ने, हीट करना चालू किया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दे रखा है आपका n इज इक्वल टू 4, और इसको हीट किया हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक कि 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक की हीट किया। ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक की हीट किया। गैस के बारे में बोल रखा है डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस, और डायटोमिक गैस है। तो आपको ये बताना है इसको 50 डिग्री सेल्सियस तक ही, मतलब 0 से 50 डिग्री सेल्सियस हीट करने में कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, Q। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q to increase the temperature of the gas from 0 डिग्री सेल्सियस to 50 डिग्री सेल्सियस। चलो, आई होप तुमने ट्राई किया हो क्वेश्चन। मैं इसी इसको ऐसे लिख देता हूँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे लिखूंगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। चूंकि आपका पिस्टन फिक्स्ड है, तो वर्क, जो पिस्टन फिक्स्ड है तो वर्क डन बाई गैस जीरो हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। तो Q किसके बराबर आ जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। डेल्टा U हमेशा किसके बराबर होता है, एन सी वी डेल्टा टी। एन कितना है आपका 4, CV कितना हो जाएगा, डायटोमिक गैस है ना, तो 5R/2 डेल्टा टी। 50 - 0, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, 4/2, देखो 4/2 क्या हो गया हमारा, ये 2 हो गया, और जो 5R है वैसे ही लिख लो, और जो 50 है वैसे ही लिखो। तो यहाँ से कितना बन के आ गया आंसर, फाइनल फाइनल आंसर हो गया 5 to the 10, 15 to 10, 500R। ये आंसर हो गया हमारा, इतना हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल, इस तरीके से सवाल रहेंगे आपका फिक्स्ड वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद आ जाते हैं सेकंड वाले प्रोसेस के ऊपर, जो कि हमारा है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस क्या है उसको समझते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस, यहाँ पर भी वैसे ही सारा चीज पढ़ेंगे। कंडीशन, जो 6 चीजें ऊपर पढ़ी हम लोगों ने, वही 6 चीजें यहाँ पर भी पढ़ रहे होंगे। 6 चीजें क्या क्या पढ़ी हैं देखो, कंडीशन, इक्वेशन ऑफ स्टेट, ग्राफ, वर्क डन, बल्क मॉड्यूलस, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा कंडीशन। कंडीशन देखो क्या होगा, कंडीशन में यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब प्रेशर से रिलेटेड हो रही बातें। तो आइसोबारिक मतलब सेम प्रेशर, आइसोथर्मल का मतलब सेम टेम्परेचर, आइसोकोरिक का मतलब सेम वॉल्यूम। ठीक है ना। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हो गया। फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखेंगे यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ
स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो जो चीज कांस्टेंट है उसको इधर ले लिख लो, एन आर बाई पी ऐसे लिख लो, इनटू टेम्परेचर टी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये क्या बन के आ जाएगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम वन बाई टेम्परेचर वन या वॉल्यूम इनिशियल बाई टेम्परेचर इनिशियल विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल बाई टेम्परेचर फाइनल। ये कहाँ से बोल दिया, v बाई टी, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो v बाई टी का रेशियो कांस्टेंट है, तो यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ, वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू वी टू बाई टी टू। ठीक। अब तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज इसमें है ग्राफ। ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाएंगे, पीवी ग्राफ। तो प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट है तो बहुत आसानी से ग्राफ बन जाएगा। देखो ये प्रेशर है आपका, ये आपका वॉल्यूम है, तो प्रेशर कांस्टेंट है। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, या तो ऐसा लाइन, या तो एरो उल्टा होगा, या तो ऐसा लाइन, ठीक है ना, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे ऑब्वियसली। एरो सिर्फ हो सकते हैं उल्टे हों, मतलब या तो पहला वाला हो सकता है या तो दूसरा वाला हो सकता है। ठीक है, ये ग्राफ हो गया तीसरा चीज हमारा। चौथा चीज पे आ जाते हैं। चौथा चीज हमें क्या पढ़ा हम लोगों ने, वर्क डन। चलो, वर्क डन को कैसे लिखते हैं, वर्क डन को लिखने का तरीका होता है डी डब्ल्यू इज, या फिर आप ऐसे लिख लो, डी डब्ल्यू, वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। अच्छा, प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है, तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बच जाएगा। प्रेशर को बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या हो जाएगा आपका, वी। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, वॉल्यूम इनिशियल से वॉल्यूम फाइनल तक की। तो ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं पी को अंदर डालूं तो क्या बन जाएगा, पी वी फाइनल माइनस पी वी इनिशियल। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी। तो पी इंटू वी फाइनल किसके बराबर होगा, एनआरटी फाइनल। और पी इंटू वी इनिशियल किसके बराबर होगा, एनआरटी इनिशियल। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो पी वी फाइनल को लिख सकता हूँ एनआरटी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल। एन आर को मैंने बाहर ले लिया तो क्या बचेगा आपका, एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एन आर को बाहर ले लिया मैंने, ठीक है ना, कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर ये चीजें क्या है, एन आर ये हो गया, टी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को डेल्टा टी लिख दिया। ये एक्चुअली क्या था आपका, वर्क डन, ठीक है ना। तो वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस में किसके बराबर होता है, एन आर डेल्टा टी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये वर्क डन होता है आइसोबारिक प्रोसेस में। अच्छा, हीट सप्लाइड को कैसे लिखेंगे, हीट सप्लाइड होता है आपका क्यू। क्यू किसके बराबर होता है, क्यू होता है आपका डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है, ठीक है ना। तो क्यू को हम लोग एक्चुअल में लिखते क्या है, क्यू को लिखने का तरीका होता है एन सी डेल्टा टी। लेकिन चूंकि प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस है, एन सी डेल्टा टी, चूंकि प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस है तो एन सी पी बोल देंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा यू हमेशा एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है। वर्क डन अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, वो किसके बराबर आ गया, एन आर डेल्टा टी। ध्यान से देखो, एन और डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सी वी प्लस आर। तो सी पी किसके बराबर आ गया, सी वी प्लस आर के बराबर आ गया, जो कि हम लोगों ने पहले केटीजी में भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो सीपी किसके बराबर आ गया, सीबी प्लस आर के बराबर, ठीक है। एक और चीज याद ध्यान रखना, वर्क डन बाई वर्क डन बाई वर्क डन बाई क्यू का रेशियो किसके बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर एन आर डेल्टा टी वर्क डन होता है, और क्यू किसके बराबर होता है, एन सी पी डेल्टा टी के बराबर होता है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, आर डिवाइडेड बाई सी पी। और देखो, अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग आंसर आएगा। अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस लूं, मोनो एटॉमिक गैस, तो आर डिवाइडेड बाई सी पी, आर की वैल्यू आर, सी पी क्या हो जाएगा मोनो एटॉमिक गैस के लिए, 5R/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/5। आर आर कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5। चलो, आपको बताना है कमेंट में कि बताओ डायटोमिक के लिए वर्क डन बाई क्यू का रेशियो क्या होगा, और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए भी रेशियो क्या होगा। पॉलीएटॉमिक नॉन, एनएल का मतलब नॉन लीनियर, ठीक है ना। डायटोमिक, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर, ठीक है। चलो, कि कितना पार्ट हो गया हम लोग को, पॉइंट नंबर 4 तक की हम लोगों ने पढ़ लिया। पॉइंट नंबर 5 में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है हमारा, उसको देखते हैं।
तो देखो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 हमारा है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस बीटा होता क्या है? बीटा इज इक्वल टू डेल्टा पी होल डिवाइडेड बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी। अब ध्यान दो यहाँ पर डेल प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर आपका क्या है? कांस्टेंट। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? बीटा विल बी इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी। तो ओवरऑल क्या आ गया? बीटा आपका जीरो आ गया। ठीक है, चलो आगे 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सी किसके बराबर होता है इस केस में? चूंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो सी आपका सीपी के बराबर होता है। और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए सी किसके बराबर हो जाएगा? सीवी के बराबर हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए सीवी, कांस्टेंट प्रेशर के लिए सीपी। ठीक है, चलो ये 6 पार्ट हो गए। अब इसकी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, आइसोबारिक। अब देखो सवाल क्या है यहाँ पर कि मान लो एक कंटेनर है जिसको हीट करना चालू किया हम लोगों ने। हीट करने की वजह से ये कंटेनर जो है एक्सपैंड हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है ये पिस्टन। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? आइसोबारिक एक्सपेंशन। क्या हो रहा है यहाँ पर? आइसोबारिक एक्सपेंशन। ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स एन दे रखे हैं। ठीक है। वर्क डन इन आइसोबारिक एक्सपेंशन दे रखा है आपका 400 जूल। आपको पता करना है कि हम लोगों ने यहाँ पर कितना हीट सप्लाई किया होगा, क्यू कितना होगा। साथ ही साथ सवाल में ये भी बोल रखा है ये जो गैस है आपका डाया एटॉमिक गैस है। कैसा गैस है? डाया एटॉमिक गैस। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपको करना क्या है? फाइंड द हीट सप्लाइड गिवन वर्क डन कितना है? 400 जूल। चलो तो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पर हीट सप्लाइड क्यू। तो क्यू होता क्या है? क्यू होता है एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है ना। गैस कौन सा है आपका? डायाटॉमिक। तो एन सी पी क्या हो जाएगा? 7R/2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना। 7/2 बाहर लिया हम लोगों ने, बच जाएगा NR डेल्टा टी। अगर ध्यान से देखा जाए वर्क डन कितना दे रखा है? 400 जूल। और वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस होता क्या है? NR डेल्टा टी। तो यहाँ पर NR डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है कितना? 400। तो 7/2 इंटू 400 करेंगे तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा? कट छट के 1400 जूल ये आंसर आ जाएगा। आई होप तुम्हें ये समझ में आया हो। ठीक है, कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये दो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसी में एक और प्रोसेस पढ़ते हैं, आइसोथर्मल। नेक्स्ट वीडियो में एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो आइसोथर्मल थर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? ऑब्वियसली सेम टेम्परेचर वाला प्रोसेस। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है? इक्वेशन। सबसे पहला पॉइंट कंडीशन है, नॉट इक्वेशन ऑफ स्टेट। कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारा? कंडीशन हमारा ये है कि टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इस चीज को समझते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? पीवी इज इक्वल टू एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो पीवी इज इक्वल टू के आ गया। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये समझ में आया। और अगर तीसरा चीज बनाना जाए हम लोग, पीवी इज इक्वल टू के। तीसरा चीज हमारा क्या है? ग्राफ। तीसरा चीज हमारा है ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। तो हमें पता है ना पीवी इज इक्वल टू के। तो इसका ग्राफ कैसा आता है? इसका ग्राफ ग्राफ जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है? ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, इस तरीके से आपका ग्राफ आता है पीवी इज इक्वल टू के का। ये एक्चुअली में है क्या? बेसिकली एक्स वाई इज कांस्टेंट। एक्स वाई इज कांस्टेंट जब भी हो जाए तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। इस ग्राफ को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पीवी इज इक्वल टू के। ठीक है, अब देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी चीज में। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ लूं कि लेट अस अज्यूम इस पॉइंट पर
वॉल्यूम दे रखा है वी नॉट और प्रेशर दे रखा है पी नॉट, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस पॉइंट पर स्लोप कितना होगा इस लाइन का, इस कर्व का, इस पॉइंट पर स्लोप कितना होगा? ठीक है, तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पर पी वी इज इक्वल टू के दे रखा है ना, तो यहाँ पर कैसे क्या कैसे इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ। तो d बाई डी टी ऑफ पी वी इज d बाई डी टी ऑफ के, टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया तो प्रेशर बाहर लिया, क्या हो जाएगा dv बाई डी टी, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं वॉल्यूम बाहर ले रहे हैं, क्या हो जाएगा dp बाई डी टी इज जीरो, क्योंकि टाइम के साथ डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब देखो यहाँ पर dt कॉमन ले लो तो क्या बचेगा पी डी वी प्लस वी डी पी, और ये बचे वन बाई डी टी कॉमन ले लो, नॉट डी टी, वन बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर पी बाई वी इज इक्वल टू डी पी बाई डी वी, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको इधर लेके गया तो बन जाएगा डी पी बाई डी वी, ठीक है ना, और v को इधर लेके आया तो बन जाएगा p बाई वी। ठीक है, माइनस साइन लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस साइन। तो यहाँ पर अगर स्लोप dp बाई dv का मतलब क्या है, ये आपका क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग स्लोप dy बाई dx, ठीक है ना, तो माइनस पी वी बाई वी के बराबर होता है। तो इस पॉइंट पर जो स्लोप है, इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो स्लोप किसके बराबर है, स्लोप आपका बराबर है, ये क्या है डी पी बाई डी वी जो है ये है माइनस पी बाई वी के बराबर। माइनस पी बाई वी का मतलब माइनस पी नॉट बाई वी नॉट। अच्छा, सबसे पहला सवाल आ रहा है कि माइनस में क्यों आ रहा है, तो ऑब्वियसली लाइन अगर इस तरीके से रहेगी तो स्लोप माइनस में होगा, और लाइन इस तरीके से रहेगी तो स्लोप आपका प्लस में होगा, तो इस वजह से माइनस में आ रहा है। ठीक है ना, और किसके बराबर आ रहा है, रेशियो ऑफ प्रेशर बाय वॉल्यूम, उस इंस्टेंट पे प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है। चलो, ये स्लोप वाला इंपॉर्टेंट चीज था जो कि यहाँ पर बताना होता है। तो स्लोप बता दिया मैंने आपको यहाँ पर। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट हो गया हमारा, फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं, दैट इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क डन निकालने का क्या तरीका है, देखो वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन निकालने का एक ही तरीका है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। अब देखो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन प्रेशर, प्रेशर को क्या लिख सकते हैं एन आर टी बाई वॉल्यूम वी इंटू डीवी, आया बात समझ में। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो सब चीज बाहर ले सकते हैं, एन आर टी को बाहर ले लिया, बच गया इंटीग्रेशन में डी वी बाई वी। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ एन आर टी एल एन वी। अब यहाँ पे लिमिट्स डालना पड़ेगा, वी इनिशियल से वी फाइनल। तो ये देखो क्या बन के आएगा एन आर टी एल एन वी फाइनल माइनस एल एन वी इनिशियल। इसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं एन आर टी एल एन, एल एन का एक ये होता है आपका फॉर्मूला होता है कि एल एन ए माइनस एल एन बी हो जाएगा एल एन ए बाई बी। ये लिख देता हूं मैं एल एन ए माइनस एल एन बी, अगर कहीं पे लिखा है तो ये एक्चुअल में क्या लिखा है एल एन ए डिवाइडेड बाई बी, और एल एन ए प्लस एल एन बी कहीं पे लिखा है तो ये क्या बन के आएगा एल एन ए इंटू बी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप याद रखो। तो ये फाइनली क्या बन के आएगा एल एन वी फाइनल डिवाइडेड बाई एल एन वी डिवाइड बाई वी इनिशियल। तो ये फॉर्मूला रट लो कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस कितना होता है एन आर टी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। कुछ लोग इस मेन याद तो आपको यही रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, इतना याद रखोगे काफी है। देखो लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, हमें ये पता है P इनिशियल इंटू वी इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल इंटू वी फाइनल। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखिए रेशियो ऑफ वी फाइनल बाई वी इनिशियल क्या आ जाएगा, देख लो यहाँ पर P इनिशियल बाई P फाइनल विल बी इक्वल टू वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल। इसको आप इधर लेके आओगे तो आपको चमक रहा होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं रेशियो एन आर टी एल एन पी इनिशियल बाई पी फाइनल, ठीक है ना। कहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा मैंने इस चीज को। बेसिकली जो वॉल्यूम का रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो प्रेशर का होगा। ठीक, यहाँ से हमें समझ में आया, वर्क डन निकाल लिया। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर फिफ्थ पे, दैट इज बल्क मॉड्यूलस। पॉइंट नंबर फिफ्थ क्या हमारा, बल्क
अच्छा, वर्क डन निकाल लिया। हम लोग एक और चीज देख लेते हैं। डेल्टा क्यू को कैसे लिखेंगे? क्यू इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। बट आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर का मतलब एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी जीरो होगा तो डेल्टा यू आपका जीरो हो जाएगा। तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा? डब्ल्यू के बराबर। और डब्ल्यू अभी हम लोगों ने निकाला, क्या आया? एन आर टी एल एन वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल। तो ये आपका क्यू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 हमारा क्या है? बल्क मॉड्यूलस बीटा। चलो, ज्यादा लिखता हूँ मैं नहीं लिखता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ मैं। बल्क बल्क मॉड्यूलस बीटा। बीटा को कैसे लिखते हैं? डेल्टा पी होल डिवाइडेड बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी। ठीक है ना? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी, माइनस साइन को इधर लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है ना, इनटू वॉल्यूम वी, जो नीचे था उसको ऊपर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो, डेल्टा पी को मैंने ऐसे लिख दिया, डेल्टा पी को डीपी लिख दिया और डेल्टा वी को डीवी लिख दिया इनटू वॉल्यूम वी। अब इस टर्म को देखो यहाँ पर, डीपी बाई डीवी को, यहाँ पर इस टर्म को देखो, डीपी बाई डीवी। तो हम लोगों ने इस स्लोप निकाला है शुरुआत में ही, स्लोप निकाला है डीपी बाई डीवी किसके बराबर आया है? माइनस पी नॉट बाई वी नॉट, या आप बोल सकते हैं माइनस पी बाई वी के बराबर आया है। जनरलाइज कंडीशन में किसके बराबर आया है? यहाँ पर ये जनरलाइज कंडीशन दे रखा है, डीपी बाई डीवी स्लोप जो है वो किसके बराबर है? पी बाई माइनस पी बाई वी के बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं सेम चीज यहाँ पर उठा के लिखूं, माइनस पहले से स्लोप माइनस पी बाई वी के बराबर है इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ से कैंसिल होने वाली चीज है, वॉल्यूम वॉल्यूम है और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस प्रेशर के बराबर होगा। तो बल्क मॉड्यूलस इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस किसके बराबर होता है? प्रेशर के बराबर होता है। जो भी उस गैस का प्रेशर है वही उस गैस का बल्क मॉड्यूलस है इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट इसका लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी निकालना है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो Q किसके बराबर होता है? Q होता है आपका एन सी डेल्टा टी के बराबर होता है, एन सी डेल्टा टी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो एन सी बी डेल्टा टी, अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो एन सी पी डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पर ना कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ना कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, जनरलाइज प्रोसेस है, एन सी डेल्टा टी लिख दिया। सी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं? क्यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। अब चूंकि डेल्टा टी इस केस में आइसोथर्मल के केस में जीरो है, तो सी आपका क्या हो जाएगा? क्यू डिवाइडेड बाई जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सी आपका इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है? फिजिकल मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि इस गैस में कितना भी आप हीट सप्लाई करो, ये अपने आप का टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। सी जिसका ज्यादा होता है 1 डिग्री सेल्सियस, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कि 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने में 1 ग्राम यूनिट यूनिट मास ऑफ सी होता है क्या? सी इस तरीके से डिफाइन होता है कि सी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस, टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अब 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा, इस वजह से सी की वैल्यू क्या आ जा रही है? इन्फिनिटी। चलो, तो इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ ये है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर क्या किया मैंने, कंटेनर था और इस कंटेनर को हम लोगों ने कंप्रेस कर दिया आइसोथर्मली। क्या किया हम लोगों ने? इसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस इनिशियल आइसोथर्मली कंप्रेस्ड, आइसोथर्मली कंप्रेस्ड, आइसोथर्मली क्या किया हम लोगों ने? कंप्रेस्ड। प्रेशर कहाँ था? इनिशियल प्रेशर था पी नॉट, फाइनल प्रेशर कितना हो गया? बढ़ गया, 2 पी नॉट हो गया। ठीक। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है? यहाँ पर एन की वैल्यू दे रखी है, गैस की नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू दे रखी है, एन इज इक्वल टू 1। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो बताना है फाइंड वर्क डन बाय द गैस। यू नीड टू फाइंड वर्क डन बाय द गैस। गैस ने कितना वर्क डन किया होगा? आइसोथर्मली कंप्रेस्ड बोल रखा है, ठीक है ना। तो वर्क डन लिखने का तरीका क्या होता है? पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको।
वर्क डन लिखने का तरीका क्या होता है, NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, या इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग NRT ln P इनिशियल बाई P फाइनल। तो n कितना है यहाँ पर 1, R की वैल्यू R, टेम्परेचर आपका, देखो टेम्परेचर ध्यान से रखना 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी हम लोग थर्मोडाइनमिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हर जगह हर चीज किसमें होती है, केल्विन में होती है। तो ये आपका 300 केल्विन आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। एल एन पी इनिशियल बाई पी फाइनल, इनिशियल प्रेशर कितना है पी नॉट, फाइनल प्रेशर कितना है 2 पी नॉट। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 300 आर एल एन 1/2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -300 आर, देखो ये कैसे आया, रुको मैं थोड़ा सा मैथ बता देता हूँ। 300 R ln 2 का पावर -1, तो -300 R ln 2, ये आंसर हो जाएगा आपका -300 R। अब सवाल उठता है कि माइनस में आंसर क्यों आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पिस्टन नीचे जा रहा है और गैस का प्रेशर किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो गैस का फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ, पिस्टन नीचे आ रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री एंगल बन रहा है, इस वजह से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से नेगेटिव आंसर आएगा। चलो एक लेक्चर और अपलोड करूंगा इसी का मैं, जहां पर मैं एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ तक कि हम लोगों ने 3 प्रोसेस पढ़ ली है। ऑलमोस्ट हमारा थर्मोडायनेमिक्स 80% कंप्लीट हो चुका है।